कैलाश अपने पूरे परिवार के साथ रातों रात गायब हो जाता है। अब क्या होगा? सेठ जी का कर्ज कौन उतारेगा? हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। कैलाश पर भरोसा करना मेरे लिए फिर से गलत साबित हो गया। मुझे 5 लाख की ठगी हो गई। मोहन सेठ धनराज के यहाँ काम किया करता था। सेठ धनराज लोगों को कर्ज पर पैसा दिया करता था। सेठ धनराज कर्ज के अपने उसूल का बड़ा पक्का था। अगर कोई टाइम से उसका कर्ज ना लौटाता तो वो उसे कर्ज का 2 गुना कर दिया करता था। ऐसे ही एक दिन रामू की पत्नी सावित्री उससे बोलती है, अरे सुनिए जी, आप हमारे सेठ से कहकर अपनी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा क्यों नहीं लेते? अरे इतने साल हो गए हैं उनके यहाँ काम करते हुए, अब इतने पैसों में घर चलना बहुत ही मुश्किल है। सावित्री, बोल तो दूं, लेकिन डर लगता है कहीं सेठ जी मुझे काम से ना निकाल दे। तुम तो जानते ही हो ना कितने कड़क स्वभाव के हैं। वहाँ मैं रोज देखता हूँ कैसे ये कर्ज लेने वाले को जलील करते हैं। तो फिर क्या करे? ऐसे तो घर चल नहीं पाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगा। ऐसे ही दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। तभी सावित्री का भाई कैलाश वहाँ आता है। कैलाश बहुत ही निकम्मा आदमी था। उसे बस लोगों से पैसा उधार लेकर खाना और उनका पैसा ना चुकाना, यही काम आता था। कैलाश घर में आते ही बोलता है, कैसी हो दीदी? कैसे हो जीजा जी? मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। और बताओ, कैसे आना हुआ? जीजा जी, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। मदद? कैसी मदद? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है जीजा जी। घर में खाने को एक दाना नहीं है। मैं बड़ी मेहनत से काम कर रहा था, लेकिन वो काम भी बंद हो गया। काफी धक्के खाने के बाद भी मुझे कोई और काम नहीं मिला। अगर बचपन में मैं थोड़ा पढ़ लिख लिया होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। घर में बच्चे भी भूखे बैठे हैं। तो तुम मुझे किस प्रकार की मदद चाहते हो? मैं चाहता हूं कि आप मुझे सेठ धनराज से कर्जा दिलवा दो। मैं पाई पाई चुका दूंगा। भगवान के लिए मेरा सहारा बन जाइए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सेठ जी से कर्जा नहीं दिलवा सकता। फिक्र कीजिए ना जीजा जी। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि मेरे बीवी बच्चे भूख से तड़प कर मर जाएं और मैं भी उनके साथ ही मर जाऊं? कैसी बातें कर रहे हो कैलाश? सही तो कह रहा हूं दीदी। जीजा जी, मेरी बात मान जाइए ना। भगवान के लिए मुझे कर्जा दे दीजिए। कैलाश गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन मोहन उसे कर्ज दिलाने के लिए नहीं बोलता है और कैलाश वहां से चला जाता है। अगले ही दिन कुछ लोगों से पता चलता है कि कैलाश ने नहर में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने उसे तैरकर समय पर बचा लिया है। यह खबर सुनते ही मोहन और सावित्री जल्दी से कैलाश के पास जाते हैं, जहां उसकी बीवी बच्चे उसे लिपटकर रो रहे होते हैं। तभी मोहन बोलता है, अरे पागल हो गए हो क्या? अपना जीवन प्यारा नहीं है जो ये सब कर रहे हो? तुम्हें काम नहीं मिल रहा तो काम की तलाश करो ना। आत्महत्या करके क्यों अपने बीवी बच्चों पर अत्याचार कर रहे हो? तो क्या करूं मैं? सब यही समझते हैं कि मैं पैसा लेकर वापस नहीं दूंगा, इसलिए आप भी मेरी मदद करने से पीछे हट रहे हैं। जब कोई मेरी मदद ही नहीं करना चाहता तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। कैलाश का ये सारा झूठा ड्रामा आखिरकार रंग लाता है और मोहन उसे सेठ धनराज से कर्ज दिलाने के लिए राजी हो जाता है। अगले ही दिन मोहन कैलाश को लेकर सेठ धनराज के पास जाता है और बोलता है, सेठ जी, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? सेठ जी, ये मेरा साला है कैलाश, इसे कर्ज चाहिए। हाँ, दे देंगे कर्ज। बताओ कितना कर्ज चाहिए? जी, पूरे 5 लाख चाहिए। इतनी बड़ी रकम? ठीक है, दे देंगे, लेकिन अगर तुम रकम बिना दिए भाग गए तो? ऐसा नहीं होगा। मैं हर महीने पैसे जीजा जी के हाथ आपको भिजवा दिया करूंगा। मैं आपको या जीजा जी को कभी धोखा नहीं दूंगा। बस आप मेरी मदद कर दीजिए। तुम्हें मंजूर है? हाँ सेठ जी, मुझे मंजूर है। इतना कहकर सेठ जी कैलाश को पूरे 5 लाख का कर्जा दे देते हैं। पैसे लेकर कैलाश बहुत खुश होता है और घर चला जाता है। इसके बाद कैलाश खूब ऐश करता है। पहले 2-3 महीने के पैसे तो कैलाश समय पर मोहन को दे देता है, लेकिन जैसे ही तीसरा महीना शुरू होता है, कैलाश अपने पूरे परिवार के साथ रातों रात गायब हो जाता है। अब क्या होगा? सेठ जी का कर्ज कौन उतारेगा? हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। कैलाश पर भरोसा करना मेरे लिए फिर से गलत साबित हो गया। मुझे 5 लाख की ठगी हो गई। अब मैं क्या करूंगा? कैसे सेठ जी का कर्ज उतारूंगा? मुझे पता है कि सेठ जी अब सारा कर्जा मुझसे ही वसूल लेंगे। अजी शांत हो जाइए, आप एक बार सेठ जी से बात तो करके देखिए। बात करने से क्या होगा सावित्री? मुझे सब पता है कि हम दोनों बुरी तरीके से फंस गए हैं। मोहन जैसे तैसे खुद को संभालता और सेठ के घर
काम पर जाता, जहाँ सेठ धनराज मोहन से बोलता है, मोहन, सुना है तुम्हारा साला भाग गया है। देखो वो कहाँ भागा या फिर मर गया, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस मेरे पैसे से मतलब है। अब तुम ही उसे यहाँ लेकर आए थे और तुम्हारा भरोसा करके मैंने उसे इतनी बड़ी रकम दी थी। अब ये सारी रकम तुम अपनी तनख्वाह से पूरी करोगे। ये आप क्या कह रहे हैं? इस हिसाब से तो मैं सालों तक आपके यहाँ काम करता रहूंगा, फिर भी ये ठगी का कर्ज पूरा नहीं होगा। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा मालिक? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे अपना कर्ज पूरा चाहिए। इतना कहकर सेठ धनराज चला जाता है। बेचारा मोहन अब पूरे तरीके से फंस चुका था। दिन गुजरते जाते हैं। हर दिन की तनख्वाह सेठ धनराज के पास कर्ज की किश्त के रूप में चली जाया करती थी। धीरे धीरे मोहन की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी। उसके परिवार वाले भूख से हर रोज तड़पने लगे थे। ये देखकर मोहन रोते हुए बोलता है, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। कैलाश ने सब कुछ झूठ बोल बोलकर मुझे और मेरे परिवार वालों को फंसा दिया। आज पैसा होते हुए भी मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता। कैलाश की हुई ठगी से मेरा अच्छा खासा चलता जीवन बर्बाद हो गया। क्यों भगवान, हम गरीबों के साथ ही इतना अत्याचार तूने क्यों किया? अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूं? अगर काम से हट गया तो ठगी के कर्ज को कैसे पूरा करूंगा? और अगर कुछ और नहीं किया तो अपने परिवार का पेट कैसे भरूं? कैसी दुविधा में फंस गया हूं मैं। करूं तो करूं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। वक्त गुजरता चला जाता है। हालात और भी ज्यादा बुरे हो जाते हैं। अब मोहन दिन भर काम को हाथ फैलाकर लोगों के आगे मांग कर अपने लिए और अपने परिवार के लिए भोजन जुटा करता। पर अभी ठगी के कर्ज की आधी रकम भी नहीं उतर पाई थी। आधी अभी भी बाकी थी। ऐसे ही एक दिन मोहन सेठ धनराज से ही बोलता है, सेठ जी, मैं मानता हूं कि मेरी गलती थी जो मैं कैलाश को आपके पास कर्ज दिलवाने के लिए आया। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी ठगी करके भाग जाएगा। पर सेठ जी, इसमें मुझ गरीब की क्या गलती है? कम से कम इस कर्ज का कुछ हिस्सा तो माफ कर दीजिए, वरना मेरा परिवार भूख से ही मर जाएगा। थोड़ा तो रहम कीजिए। तो अच्छे से जानता है मोहन कि मैं अपने वसूल का बहुत पक्का हूँ। मुझे मेरा पैसा वक्त पर चाहिए होता है। फिर चाहे तू अपनी किडनी बेचकर या अपना घर बेचकर या कुछ भी कर, मुझे मेरा कर्ज लौटा और जो मर्जी कर। अगर तुझे पता था कि गोपाल सही आदमी नहीं है तो तुझे पहले ही चौकन्ना करना चाहिए था ना। इस कर्ज की तो तुझे भरपाई करनी ही पड़ेगी, फिर चाहे हंस के कर या फिर रो कर। सेठ धनराज की बातें सुनकर मोहन और ज्यादा परेशान हो जाता है। ठगी के कर्ज को उतारने के चक्कर में मोहन का छोटा सा घर भी बिक जाता है और उसका कर्ज भी नहीं उतर पाता। हालत इस कदर खराब हो जाते हैं कि मोहन और उसके परिवार की भिखारी जैसी हालत हो जाती है। तभी एक दिन गोपाल फटेहाल अपने परिवार के साथ गांव वापस लौटा। गोपाल को देख मुंह यूं बोलता है, आगे तुम देख रहे हो, तुम्हारी ठगी की वजह से मैं और मेरा परिवार की क्या हालत हो गई है। मैंने तुम पर यकीन करके सेठ धनराज से कर्जा दिलवाया और तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़कर फरार हो गए। शर्म नहीं आए तुम्हें ये सब करते हुए? मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी। मैं अपनी गलती की कितनी भी माफी मांग लूं लेकिन वो कम है। यहाँ से जब मैं पैसे लेकर अपने परिवार के साथ भागा तो कुछ दिनों तो हमने बहुत ऐश की, लेकिन फिर वो पैसा चोरी हो गया और देखो हमारी हालत भी क्या हो गई। अब मुझे एहसास हुआ है कि गलत का नतीजा गलत ही होता है। इसलिए अब हम आपकी जगह मैं काम पर जाऊंगा और अपना सारा कर्ज उतारूंगा। अब तुम्हारे आने या ना आने से कोई फायदा नहीं है। मैं और मेरा परिवार तो बिखर ही गया। तुम्हारी एक ठगी की वजह से हमारी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। चले जाओ यहाँ से। दोबारा फिर कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मेरा तुमसे और तुम्हारे परिवार से कोई रिश्ता नाता नहीं है। इतना कहकर मोहन कैलाश को वहां से भगा देता है। इसके बाद रामू यूं बड़े ही मुश्किल दिन बिता कर जैसे तैसे करके कैलाश की ठगी का कर्ज सेठ धनराज को लौटा ही देता है और फिर से अपने परिवार का पालन पोषण करना सुचारू रूप से चालू करता है।